नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात यह है कि कभी कभार रुपया पैसा प्रोग्राम के अंदर कोर बिजनेस इशू को ही लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, मुल्क के हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं, हालात की तब्दीली कारोबार पर असरात मुरतब करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी तवक्कुआत भी अपनी जगह हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करते रहते हैं। कहते हैं जी पाकिस्तान के हुकूमत ये कहती है पाकिस्तान के जो माशी अशारिये हैं वो सही सम्प पे जो है पॉइंट कर रहे हैं। जो अपोजिशन है, जो नाकिद हैं, वो कहते हैं साहब पाकिस्तान इकॉनमी इज़ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। पर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि कैन आई नॉट लुक बियॉन्ड पाकिस्तान इकॉनमी टू मेक मनी। अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर मौके मौजूद हैं टू लुक बियॉन्ड पाकिस्तान इकॉनमी, to look beyond Pakistan's economic indicators and play in a market that is global by orientation. लेकिन आप लोगों को नहीं पता इतना ज़्यादा, पता है कुछ लोगों को, हाँ आपको पता है जी अंकल, आपको भी पता है, लेकिन सबको नहीं पता। और वो मार्केट, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग कहते हैं सट्टा मार्केट, स्टॉक मार्केट, अकील डेडी, आरिफ हबीब, खादिम अली शाह, भाई ये कुछ नाम याद हो गए, उसी में बात कर ली, फिर उसके बाद आगे लेकर चले। तो ये नहीं सोचा कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी कोई मार्केट हो जहां पर इन्वेस्ट करे। अच्छा, फिर जो भी और मार्केट सोची उसकी फिजिकल नेचर होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये होता है ना, हर चीज़ फिजिकल नेचर की होनी चाहिए। गोरा बहादुर हमसे मीलों आगे निकल गया, वो सारी गेम ट्रांजैक्शंस कागज़ों पे किया करता था, वो कागज़ जो हैं सब डिजिटल ट्रांजैक्शन में बदल गए। लेकिन हमारे वालों को नहीं पता, हमारे वाले अभी भी यही कहते हैं साहब ऐसे वो मैं डॉलर जाके मार्केट से ख़रीदूं और मैं बेचूं। गोरा फट सोचता है मैंने डॉलर ख़रीदे, फट बेच देता है और अरबों डॉलर मुनाफा रोज़ाना की बुनियादों पर उनकी मार्केटों में कमाता है। एक फ़र्द नहीं, बहुत सारे लोग, इज्तिमाई तौर पर जो बात हो। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मौके मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज फंक्शन कर रहा है। मैं चाहूँगा आज थोड़ा उसके मुतालिक बताएं, और ख़ास तौर पे आज हमने मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जनाब एजाज़ अली शाह साहब को मदऊ किया प्रोग्राम के अंदर कि वो आके हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो थोड़ा बहुत आपको पता लगे भाई ये मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या होता है, कमोडिटीज़ क्या होती हैं। वेलकम करता हूँ एजाज़ साहब आपको शो में। वालेकुम अस्सलाम। सर अब बात ये है कि हमारे यहाँ चूँकि ऐसी बात नहीं कि लोगों को पता नहीं है, आगाही एक तो पूरे तरीके से नहीं है, दूसरी बात जैसे मैंने आपको कहा कि ओरिएंटेशन, क्योंकि फ़िज़िकल हर चीज़ को छूना, अगर किसी कमोडिटी को ख़रीदना भी हो, अजनास को भी ख़रीदना हो, तो हमारे जहन में तासुर यही आता है इन्वेंट्री, स्टोरेज, कभी कागज़, डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह हमारे समझ में नहीं आते, खाते समझ में नहीं आते। पहले तो हमारे नाजरीन के लिए ये बताएं भी ये कमोडिटी क्या चीज़ है, क्या शय नहीं बोला क्योंकि हर शय कमोडिटी हो सकती है, मुझे ये बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा कमोडिटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं क्या होती क्या है। अच्छा, बेसिकली अगर मर्केंटाइल एक्सचेंज को डिफाइन करें जी तो ये एक एक्सचेंज है, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरह एक एक्सचेंज है जी। उस एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स का कारोबार होता है, कंपनियों के शेयर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के लिस्टेड हैं जो इन्वेस्टर जाके ख़रीदते हैं। फ़र्क ये है मर्केंटाइल एक्सचेंज में कि यहाँ पे कमोडिटीज़ लिस्टेड है हमारे पास, और ये एक फ्यूचर्स एक्सचेंज है जी। तो आप फ्यूचर्स की प्राइस के ऊपर कमोडिटीज़ खरीद सकते हैं, यानी इसमें तमाम सौदे मुस्तकबिल के सौदे होते हैं। मुस्तकबिल के सौदे, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, यहाँ पे हम कमोडिटीज़ खरीदते हैं। तो गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, कॉपर, प्लेडियम, मुख्तलिफ किस्म की जो कमोडिटीज़ हैं, इसमें करेंसीज़ भी हैं हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज़ करेंसीज़ हमारे पास लिस्टेड हैं, और अगर किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसमें तो वो उसको ख़रीद सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ माजरत के साथ क्योंकि जहनीत और मेंटेलिटी लोगों की ऐसी होती है, फिज़िकल के अंदर बिलीव करते हैं। सोने की बात की तो सोने में भी उनके जहन में ये आता है भाई कि हम फिज़िकल सोना ख़रीदें, तो आपके यहाँ से फ़िज़िकल सोना भी ख़रीद सकते हैं? हमारे यहाँ से फ़िज़िकल सोना भी आप ख़रीद सकते हैं, और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हिस्टोरिकली आपको ये लगेगा कि गोल्ड का रिटर्न बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैंने पहले भी आई थिंक किसी प्रोग्राम में ये कहा कि 94 में अगर आप प्राइसेस देखें तो गोल्ड तकरीबन 3,000 रुपये का तोला था और डॉलर 25 रुपये का था। डॉलर आज 150 रुपये के करीब है। सो
6 टाइम्स, मगर गोल्ड 90,000 के करीब है, दैट इज़ अबाउट 30 टाइम्स. सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्मॉल परचेजेज इन गोल्ड इज़ अ गुड आइडिया. फिजिकल गोल्ड भी हम लोग बेचते हैं, हमसे फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बाय फ्यूचर्स, गोल्ड के फ्यूचर्स भी खरीदे जा सकते हैं. अच्छा, वैसे एक आपको बताऊं, जहनी तौर पर एक तासुर भी ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि भाई मार्केट के जो फंक्शनिंग आवर्स या ऑपरेशनल आवर्स क्या हैं. हमारे कुछ लोग जुनूनी होते हैं, मार्केट को खेल के तौर पर भी लेते हैं. गेम वैसे है नहीं, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि टाइम ऑफ कन्वीनियंस पे करें. तो कितने घंटे ये मार्केट खुली रहती है, इसके वर्किंग आवर्स क्या है? इस वक्त एक्सचेंज जो है वो मंडे टू फ्राइडे 21 आवर्स की मार्केट दे रहा है. 3 अच्छा, आवर्स, 21 घंटे 21 घंटे की मार्केट है, और इसको हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 24 घंटे पे ले जाएं. इस वक्त 3 आवर्स जो हैं, जो हमारी बैक ऑफिस मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, उस वक्त मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, वही टाइम हमने रखा हुआ है रात का. बट ये है कि हम ये चाहते हैं कि 24 आवर्स की मार्केट हो, और मंडे को ऑन हो, और फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग, यानी किसी भी वक्त अपना कंप्यूटर खोलकर ये ट्रेडिंग की जा सकती. बिल्कुल. अच्छा, मुझे एक चीज़ वजाहत से ज़रा ये भी बताइएगा. आप देखें, जैसे स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का ज़रिया ये है कि हमें फिर अपने लिए ब्रोकर ढूंढना पड़ता है. तो आपके यहाँ मार्केट में आएंगे तो भी हमें ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा? ब्रोकर की ज़रूरत है अभी भी. और देखें, हमने फ़र्क किया है कि वहाँ पे ब्रोकर आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट करता है. आप पैसे का लेन देन भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं एक्सचेंज पे. इस एक्सचेंज में सारी रिस्क मैनेजमेंट एक्सचेंज के पास है. ये असल में 3 फंक्शंस हैं जो कि जॉइंटली इनटू वन एक्सचेंज है. आप जब स्टॉक एक्सचेंज के अगर रेफरेंस से आप देखें तो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेशनल क्लियरिंग कंपनी है जो क्लियरिंग का काम करती है, और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो उनकी एसेट्स की सेफ कीपिंग करती है. ठीक है. हमारे यहाँ ये तीनों फंक्शन एक जगह पे हैं. यानी कस्टोडियल भी आप ही करेंगे, क्लियरिंग भी आप ही करेंगे, यानी बुक कीपिंग और ट्रेडिंग भी आप ही करेंगे. ट्रेडिंग भी आप ही करेंगे. अच्छा, ये तीनों चीज़ें साथ होने से खासा फ़ायदा होता है विद रेफरेंस टू स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, सेटलमेंट, टाइम की बचत है, बहुत सारी इस तरह की इसके एडवांटेजेस हैं. इसका फ़ायदा लेते हुए हम लोगों ने सारा रिस्क भी एक्सचेंज खुद ही मैनेज कर रहा है. तो ब्रोकर का रोल अब रिड्यूस होके, अभी लेटली हमने पैसे का लेन देन पहले ब्रोकर के साथ था, वो भी हमने अब क्लाइंट को एम्पावर कर दिया कि डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसे डालता है और डायरेक्टली अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेता है. यानी इंटरमीडियरी का रोल बहुत लिमिटेड है. अब उसका रोल सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट रह गया है. ब्रिंगिंग अ न्यू क्लाइंट इनटू द मार्केट, उसका अकाउंट खोलना, उसको रिसर्च या सर्विस प्रोवाइड करना. जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो इस एक्सचेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, तो इसके ऊपर सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वेस्टर खुद ले रहा होता है. और इसी तरीके से पैसे का सारा लेन देन भी अब जो है इन्वेस्टर खुद कर रहा है. तो कंप्लीट कंट्रोल में है अपने अकाउंट के. कोई उसके साथ ये नहीं है कि भाई किसी भी तरह से उसको धोखा हो सकता है या उसका अकाउंट किसी और के कंट्रोल में भी है. कंप्लीटली इन्वेस्टर के कंट्रोल में वो अकाउंट है. पैसे भी लेन देन भी खुद कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी खुद कर रहे हैं. अच्छा, जब आपने गुफ्तगू के दौरान लफ्ज़ रिस्क इस्तेमाल किया तो हम अमूमन, आपने देखा होगा डिस्क्लेमर्स में भी हम ये लिखते हैं, गुफ्तगू में कहते हैं कि all investments in financial markets are subject to risk. However, बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जिनको मार्केट्स मिटिगेट कर सकती हैं. यानी मार्केट के जो रेगुलेट कर रहे होते हैं या जो खुद बजाते खुद, जैसे पीमैक्स है. तो ये सिस्टम आपका क्या इन प्लेस है एज कम्पेयर टू दूसरी मार्केट्स जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं? व्हाट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तो इस तरह से है कि अगर सारी ब्रोकर के पास या किसी और इंटरमीडिएरी के पास आपकी कोई ना एसेट्स पड़े हुए हैं, ना पैसे का लेन देन उसके साथ कर रहे हैं, तो ये रिस्क तो कम से कम आप एक एक्सचेंज के साथ कवर हो गया काफ़ी, जो कि फ्रंट एंड रेगुलेटर है. सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल देयर. हाँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि वहाँ पे ये है कि मेंबर डिफॉल्ट हो जाए, तो यहाँ वो नहीं है. यहाँ वो नहीं है. यहाँ तो एक्सचेंज सेंट्रल काउंटर पार्टी, आप एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं, एक्सचेंज सारी चीज़ें देख रहे हैं आपके लिए, तो आपको ये रिस्क नहीं है. हाँ, अगर आप किसी कमोडिटी में कोई पोजीशन लेते हो, उस कमोडिटी का जो रिस्क होगा, अगर आपने गोल्ड खरीदा है, वो बढ़ता है या वो घटता है, डिपेंडिंग आपने क्या पोजीशन ली हुई है. इसमें हम इस एक्सचेंज में आप दोनों पोजीशन ले सकते हैं. आप चलें, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात, छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जनाब इस मार्केट की डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक.
مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا کہ اب اس میں سرمایہ کاری کیسے کریں ایز انڈیویجول انویسٹر، لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں بھائی کہ یہ جو کارپوریٹ جو اس وقت کریم دیکھ رہی ہوگی پروگرام، وہ بھی ذرا توجہ دیں. بات کچھ ایسی کہ ٹھیک ہے وہ رسک والا ایلیمنٹ ہے، ہم نے ڈسکس کیا آل انویسٹمنٹس ان فائنینشیل مارکیٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک، تو اس میں ایک رسک اور بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو ایک ہو گئی نا سطحی بات. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے بالفرض کل تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجول تو اپنے حساب سے اسپیکولیٹر کے طور پہ سوچ رہا ہوگا، میں جیسے اسٹاک ایکسچینج میں کرتا ہوں، لیکن اب کمپنیاں وغیرہ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے سٹیکس ہے فور میں آئل مارکیٹنگ کمپنی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ، لیٹس ناٹ نیم ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. تو کیا وہ بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، جیسے ان کے ٹریجری وغیرہ والے آپ کے ساتھ رابطے میں آ سکتے بھی، ہم اپنی پوزیشن کو ہیج کرنا چاہتے ہیں، خود کو بچانا چاہتے ہیں، کل کو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں یا جو اجناس ہم استعمال کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ، اینڈ دیٹ انکلوڈس کمپنیز ہو آر ڈیلنگ ان ایگریکلچرل پروڈکٹس اور ایگری بیسڈ پروڈکٹس آلسو. جی بتائیے. دیکھیں کوئی بھی آ کے اکاؤنٹ تو تھرو بروکر کھلوا کے اور جو کموڈیٹیز آفر ہو رہی ہیں اس میں کام کر سکتا ہے. یہ جو انڈسٹری کی جیسے آپ نے بات کی آئل کی، آئل انڈسٹری بڑا امپورٹنٹ ہے. آئل کی پرائسز فلکچویٹ کرتی ہیں، اور اس میں اگر آپ فار ایگزامپل ایئر لائن ہے اور آپ کی اپنی ٹکٹ پرائسنگ کرنی ہے تو آپ کو یو مسٹ نو کہ کیا آئل کی پرائس ہوگی، تو آپ اپنے آپ کو ہیج کر سکتے ہیں آ کے ایکسچینج کے اوپر. ایکسچینج نے اسی لیے یہ کانٹریکٹس لسٹ کیے ہوئے ہیں کہ انڈسٹری آئے، آئل انڈسٹری، ایئر لائن انڈسٹری، جو لوگ بھی آئل کے یوزرز ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو ہیج کر سکتے ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے کاپر ہے، کاپر کی بہت ساری یوسیج ہے انڈسٹریل میٹل ہے اور وہ کافی والیٹائل ہے ایز اے میٹل. اس کی پرائس خاصی چینج ہوتی رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پروفیٹیبلٹی پہ امپیکٹ آ سکتا ہے کمپنیز کے اگر انہوں نے پراپرلی ہیج نہ کیا ہو. سو یہ اپرچونیٹیز ایکسچینج پہ ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور دیٹس وائی وی کر تو رہے، کیونکہ میں جنرلی آپ کو بتاؤں بہت سارے ایس ایم ایز بھی اس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں. ایس ایم ایز بھی ڈیل کر رہے ہیں، میڈیم سائز بزنسز کر رہے ہیں. Not only very large businesses, but many people who are dealing in industrial production or something like that, ان کو اپنے آپ کو ہیج تو کرنا پڑے گا. ایسا میں محسوس کرتا ہوں. تو ان کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں اپرچونیٹیز. بالکل اپرچونیٹی ہے، بلکہ ہم آ کے انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ کارپوریٹس آ کے گولڈ وغیرہ میں اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے لیے وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ، زیادہ انڈسٹری آ کے اپنی پرائس ہیجنگ ہمارے ایکسچینج کے اوپر آ کے کرے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت گنجائش بات ہے. That is, you are looking beyond the retail investor, you are looking towards corporate clients as well for this. جی ہاں بالکل. We are looking towards the industry to come and hedge for the commodities that they deal in. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں بھائی، اسٹاک ایکسچینج والے تو بار بار کہتے ہیں ہم معیشت کے لیے اتنے ضروری ہیں، ہمارے بغیر یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہمیں بڑا سپورٹ کرے. تو پھر آپ کا بھی کوئی رول نیشنل اکانومی میں ہے؟ بالکل، بہت امپورٹنٹ رول ہے ایکچولی. دیکھیں اس وقت تک ہمارے پاس زیادہ تر جو کانٹریکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے ہیں. انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی کیش سیٹل کانٹریکٹس ہیں جن کو آپ ہمارے ہاں خرید بیچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ہیجنگ کا بیسکلی جو ہے رول یہ پرفارم کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو اسپیکولیشن، اگر جس کو اسپیکولیشن کرنا. بٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ رول اور جس کے لیے ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی کموڈیٹیز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم ایک پلیٹ فارم دے سکیں جہاں سے پاکستانی کموڈیٹیز ورلڈ کموڈیٹیز کے ساتھ ان سنک ہوں. فار ایگزامپل ہماری کاٹن ہے، مگر اس کی پرائس جو ہے ورلڈ کاٹن کی پرائس کی ڈٹرمنیشن میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہے آج، بیکاز وی آر ڈسکنیکٹڈ. انہوں نے اپنی علیحدہ دکان کھولی ہوئی ہے نا، ان سے ذرا سا سمجھاتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم یہاں آئیں گے تو ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی، ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی. ایسا میرا خیال ہے. ہاں نہیں دیکھیں بات یہ ہے ہر ایک کا اپنا ویو ہوگا. اس میں ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ اس طرح کا رہا ہے پریویسلی کہ یہ کانٹریکٹس لانے کے لیے یا یہ کموڈیٹی ایکسچینج کے اوپر لانے کے لیے یا کنیکشن کے لیے ہم لوگوں کے بیک اینڈ پہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی جس میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے. ویئر ہاؤسنگ، کوالٹی سرٹیفکیشن، اسٹینڈرڈائزیشن، یہ ساری چیزیں. کیونکہ ایکسچینج جب کوئی بھی کموڈیٹی بیچتا ہے تو پھر وہ انشور کرتا ہے کہ جو پرومس کر رہا ہے خریدنے والے کو وہ کموڈیٹی ڈیلیور بھی ہو. سو اس کی شیورٹی کیونکہ ایکسچینج کے پاس انلیس کہ یہ پراپر میکینزم وہ نہیں ہوتی تو ایکسچینج پھر اس طرح کی کموڈیٹیز میں ڈیل نہیں کر پاتا. اب لیٹلی بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے کہ کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے رولز بھی آ چکے ہیں اور اب ایک کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی بھی بن رہی ہے
کافی ایگریسively اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کمیشن بڑے ایگریسively That کام would کر be رہا ہے. able to manage warehousing and inventory in a much better way. رول یہ ہوگا اس کمپنی کا کہ اس کے پاس لوگ اپنے ویئر ہاؤس رجسٹر کرائیں گے, اچھا, اور پھر یہ انشور کرے گی یہ کمپنی کہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہیں وہ ویئر ہاؤس, یعنی جو کموڈیٹی اس کے اندر رکھ رہے ہیں اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ویئر ہاؤس میٹ کر رہا ہے. سو بہت ساری کموڈیٹیز ہیں جن میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, دے آر بٹ آف ہارڈی کموڈیٹیز لائک رائس اینڈ گرین وغیرہ, مگر بہت ساری کموڈیٹیز ہیں جن کے لیے بہت خاص اہتمام چاہیے آپ کو, ویجیٹیبلز ہو گئے, فروٹس ہو گئے, اس طرح کی چیزیں. سو مختلف ویئر ہاؤس, شروع میں تو ہمارا یہ ویو ہے کہ تھوڑی ہارڈی کموڈیٹی کے ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوں گے اور ان کی پراپر مینجمنٹ شروع ہوگی, بعد میں دوسرے بھی آئیں گے آبویسلی. ہمارا رول یہاں یہ ہے کہ جب وہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز میں وہ سرٹیفائڈ اسٹینڈرڈائز کموڈیٹی پڑی ہوئی ہے, وہ ہم سے ڈائریکٹلی لنک ہوگا اس کمپنی کا, اینڈ وی ول بی ایبل ٹو سی کہ کس ویئر ہاؤس میں کیا پڑا ہوا ہے, اور اس کی ایک مارکیٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہوں گے جس کے اوپر وہ بیچ خرید سکے. بیسکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ 3 چیزیں ملیں گی ایک فارمر کو. ایک فارمر جو ہے وہ آج جب اپنی پروڈیوس لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فصل آئے تو اس وقت جو ہے اس کی پرائس خاصی نیچے آ جاتی ہے کیونکہ ایبنڈنس ہوتی ہے. سو اس وقت اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بیچارے کے پاس سوائے اس کے کہ اس کو جو بھی پرائس مل رہی ہے اس پہ بیچ دے. اب یہ آپشن آ جائے گی کہ اس نے اسٹینڈرڈ اچھی پروڈیوس تھی, اس کو اس نے ایک ویئر ہاؤس میں رکھا دیا اور اس کو پتہ ہے کہ ہی کین ویٹ ٹل ہی گیٹس اے بیٹر پرائس. اچھا, ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا یہ اس کی فیسلٹی ہوگی کہ اس سے ایک الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ ایشو ہوگی. ایک ریسیٹ ایشو ہوگی پروف اس چیز کا کہ یہ کموڈیٹی آپ نے کتنی کس کوالٹی کی رکھوائی ہوئی ہے. اس ریسیٹ کے بیسس پہ بینک سے فائنینسنگ اویلیبل ہو جائے گی, کیونکہ بینک بھی کمفرٹیبل ہوگا, ان کو پتہ ہے کہ یہ کموڈیٹی اسٹینڈرڈ کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. سو تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے پروڈیوسر کے پاس کہ وہ ویٹ کر سکے. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے مرکنڈائل ایکسچینج سے اس کا کنیکشن ہوگا, اور وہ ویئر ہاؤس ریسیٹ جو ہے وہ ٹریڈ بھی کر سکے گا اس ایکسچینج کے پلیٹ فارم پہ آ کے, ہمارے ایکسچینج کے پلیٹ فارم پہ آ کے اس ریسیٹ کو بیچ بھی پائے گا فیوچر کی کسی پرائس پہ. سو ویریس آپشنز کریٹ ہو جائیں گے. اسی کو ساتھ ملاتے ہوئے ہم اس کو ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں جس کو ہم گلوبل ٹریڈنگ پلیٹ فارم کہہ رہے ہیں, اور ہم وہ پلیٹ فارم کو جس طرح سے ہے کہ آئیڈیا اس میں یہ ہے, ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سم تھنگ لائک علی بابا آف کموڈیٹی ٹریڈنگ ہے. یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے, ہم رائس سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, آپ پاکستان میں آ کے کوالٹی گریڈڈ رائس ہم سے خریدیں, اور اس کو جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں اس پورٹ پہ ڈیلیوری دے گا مرکنڈائل ایکسچینج. اچھا, ایک معذرت ایک بات کروں, جی آپ تھوڑے ویژنری بندے لگ رہے ہیں, تو سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ریگولیٹر جو ہے جی وہ تو بڑے رکھنے رکاوٹ ڈالیں گے, وہ تو 500 سال پیچھے کا سوچتے ہیں. جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو بہت زبردست چیز ہے, بٹ انفارچونیٹلی گیٹنگ اٹ تھرو ریگولیٹر وہ تھوڑا ٹربل سم ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ریگولیٹر کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں, وہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا. مطلب میرا ایسا خیال ہے ایس سی سی پی سے اگر ڈیل کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ معاف کرے بھائی, ایس سی سی پی والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ نیگیٹوس پہ ذرا زیادہ توجہ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ایکسچینج جو ہے یہ پچھلے 5 سال میں ایک پروفیٹیبل وائبل ایکسچینج میں کنورٹ ہوا. تو یہ کیسے ہوا؟ وداؤٹ ایس سی سی کی پارٹیسپیشن کے اینڈ فل سپورٹ کے یہ پاسبل ہی نہیں تھا. جو کموڈیٹیز آج ہمارے پاس لسٹڈ ہیں یہ ساری ہم نے کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کر کے یہ پورٹ فولیو مور دین ڈبل کیا ہے. تو یہ اس میں کمیشن کا بڑا رول رہا ہے. دیکھیں ریگولیٹر یہ تو دیکھے گا کہ بے دھڑک کام تو نہیں ہو رہا, پبلک انٹرسٹ دیکھنا ہے اس نے, تو اس حساب سے اچھی چیز کوئی ہو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تھوڑا بہت ریزسٹنس شروع میں شاید جب تک سمجھ نہیں آتی پوری طرح سے پروڈکٹ, اس وقت تک تو ریزسٹنس رہتا ہے مختلف کوارٹرز میں, مگر ونس یو میک دیم سر ریگولیٹرز ان پاکستان آر لائک دیٹ بوائے ہو نیور ٹرسٹ ہز پیرنٹس فار اے گڈ برائڈ. وہ کبھی جو ہے شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا, وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے, جب بھی اسے شادی کا کہا جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. پر آپ جیسے کہہ رہے ہیں دیر کین بی اے پازیٹیو اینگل ٹو اٹ ایز ویل, پر ظاہری بات تو دونوں اینگلس کو دیکھنا. میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہمارا ریگولیٹر وہ والا لڑکا ہے جس کو گھر میں ہر کوئی منا رہا ہوتا ہے, بیٹا شادی کر لے, تو بہت بوڑھا ہو گیا لیکن پھر بھی وہ ضد کرتا ہے نہیں تھوڑا سا اور وقت. تو میرے خیال سے ریگولیٹرز نیڈ ٹو بیکم مور پرو ایکٹیو, تھوڑی سی گٹس پیدا کریں خود کے اندر. کوئی مسئلہ نہیں, انکوائریز وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیولپ گٹس. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। भाई एजाज साहब ने तो बहुत विजनरी बातें की हैं। आई गेस अगर इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो बड़ा अच्छा साबित होगा। मैं तो कब से ये कहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके अंदर ना वैरायटी लाएँ। जैसे एजाज साहब आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि स्ट्रेट लाइन से हट के थोड़ा सा इनोवेटिव हो के, मेरे ख्याल से जो राइस के ट्रेडर्स भी होंगे वो भी आपकी बात से मुतासिर हो रहे हों कि इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि अली बाबा यानी B2B लाइक पोर्टल फॉर कमोडिटीज़ लाइक राइस, इट कैन टेक आवर कंट्री फ्रॉम आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू वेयर। क्योंकि हम कहते तो हैं ना 5वें नंबर पे ये हैं, 4थे नंबर पे दूध पैदावार करने वाला, 5वें नंबर पे पता नहीं चावल पैदावार करने वाला, आटा पैदावार करने वाला। आई रियली डोंट नो, अगर जब तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उसके पोटेंशियल को तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जी, अपने आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करें ताकि हमारे नाजरीन की फहम में आए। अच्छा देखिए, बेसिक आइडिया तो ये है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेड फाइनेंस की पूरी LC खुले और वो सारे पेपर वर्क हो, कन्वीनियंटली आप स्ट्रेट पैसे एक्सचेंज के अकाउंट में भेजें, आपका अकाउंट टॉप अप हो जाएगा और आपने जो भी परचेज़ करना है, आपको पूरा ऐड टू कार्ट टाइप कॉन्सेप्ट है कि आपने कितना ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है वो ख़रीद लें। आप हमें बताएंगे कि कहाँ डिलीवरी चाहिए, आप हमें बताएंगे कैसा कंटेनर लेना है, आपको उसमें ट्रैकिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए कि नहीं, यानी पूरी एक स्वीट अवेलेबल है कि आप किस तरीके से, और जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते जाएंगे ऑब्वियसली आपका बिल उसके हिसाब से होगा। वंस यू एग्री टू दैट परचेज, मर्केंटाइल एक्सचेंज विल देन इंश्योर कि आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी दे इसकी इस जो भी आपने कमोडिटी खरीदी। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आज पाकिस्तान में लेट्स से जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों से काम कर रहे हैं जहाँ उनकी कोई लिंकेज अवेलेबल है। तो अगर आप किसी एक्सपोर्टर को जानते हैं पाकिस्तान में, जब भी यहाँ से मंगाएंगे आप, ड्यू डिलीजेंस आपने की हुई है, एक कंफर्ट लेवल। जी बिल्कुल। अब इस केस में क्योंकि मर्केंटाइल एक्सचेंज काउंटर पार्टी है तो आपको कोई ड्यू डिलीजेंस की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक मर्केंटाइल एक्सचेंज से ख़रीद रहे हैं और वो आपको गारंटी कर रहा है कि वही कमोडिटी आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर कराएगा। सो ये मैं समझता हूँ कि, और इसमें बायर को भी एडवांटेज है, उसको रिलेटिव ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। और यहाँ देखिए बायर को तो बहुत बड़ा एडवांटेज। इस वक्त क्या होता है, इस वक्त ये है, फॉर एग्जाम्पल राइस ही ले लेते हैं, तो राइस जो है वो बेचा जाता है, किसी एक्सपोर्टर को बेचता है वो, और एक्सपोर्टर फिर आगे बेचता है आउटसाइड पाकिस्तान। तो जाहिर बात है वो सस्ता ख़रीदता है और महंगा बेचता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, अब ये डायरेक्टली आके, यानी जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपोर्टर की पोजीशन में आ गया और आके वो प्लेटफॉर्म से बेच रहा है तो उसको एक बेहतर प्राइस मिल रही है। इसी तरीके से जो बायर है उसको भी एक बेहतर प्राइस मिलेगी एक्सचेंज के थ्रू। भाई ये वो आरती और सारे ब्रोकर फिजिकल वाले वो तो सब आपसे नाराज़ हो गए। उनको तो मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे से, इतने गुस्से में आ गए, कभी आपके सबकी दिहाड़ी मार देनी आगे से। नहीं देखें, जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो इसी में से चीज़ें निकलती हैं। एक्सपोर्टर्स को भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी क्वांटिटीज़ वगैरह बढ़ाने में बहुत हेल्प होगी। मे बी फेच बेटर प्राइस ऑल्सो। देखें बहुत सारे लोग तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे फिर भी ना आए और वो एक्सपोर्टर्स के थ्रू ही काम करें। उनको एक प्लेटफॉर्म अगर एक्सपोर्टर्स को मिलता है जहाँ पे वो अपना माल डिस्प्ले करके और दुनिया भर में किसी को भी ऑफर कर सकें, तो आज एक्सपोर्टर की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना, कि मैं 5 लोगों को जानता हूँ जो मुझसे इंपोर्ट करते हैं, मगर अगर मेरे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आता है तो यहाँ पे हज़ारों लोग आके। प्रॉब्लम ये लिंकेज वाला ही है। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को शेयर्स देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट लिंकेज। तो अगर मार्केट आ जाती है इसके अंदर तो ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, यूनिक किस्म की चीज़ है। लेट्स होप इसमें देखिए और इसमें और भी चीज़ें, नॉट ओनली एग्री कमोडिटी, यानी आप कन्वेंशनल से हट के इनोवेटिव की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ज़रूरी है आज के दौर में। अगर हम एडवांटेज नहीं लेंगे टेक्नोलॉजी का तो फिर हम वी आर वेस्टिंग आवर टाइम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका हम फुल एडवांटेज ले, टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल है। और इसमें हम खाली एग्री कमोडिटीज़ नहीं, इसके अंदर हम और कमोडिटीज़, पाकिस्तान इज़ अ वेरी कमोडिटी रिच कंट्री। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया मिल्क का, बिल्कुल सही था कि 24 लीटर दुनिया की एवरेज 20-24 लीटर के करीब है काउ से, और हमारा जो है 6-7 लीटर की करीब एवरेज है। ये और इवन देन वी आर द 4th-5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो ये इसको अगर यील्ड हमारी वर्ल्ड की हाफ पे भी आ जाती है तो विल बी नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। यही हाल हमारा तकरीबन सारी कमोडिटीज़ में। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क में पेरिशेबल कमोडिटीज़ तकरीबन 30 से 35% वेस्ट होती है। यानी मैंगो हम 17 लाख टन पैदा करते हैं, 5 लाख टन हम गटर में फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। हालांकि
that can easily be converted. थोड़ी सी मेहनत वो required एक है. चीज़ आपसे पूछनी थी, थोड़ी है मुज़ायका खेज़ लेकिन पूछूंगा ज़रूर. ये टमाटर का मसला ज़रा मुस्कुरा, आप समझ तो गए, टमाटरों का मसला आप हल कर सकते हैं. कैन देयर बी अ मैकेनिज्म which can somehow streamline and bring a balance to the prices of tomatoes in Pakistan, because this variation is virtually unthought of, I think anywhere even in the world. मेरा ख्याल है ऐसे, बिकॉज एक दिन वो चीज़ 200 रुपए की 250 रुपए की, अगले दिन वो 20 रुपए की वजह से समझ ना आने वाली. देखिए आपके मुल्क में प्रॉपर स्टोरेज नहीं है ना. अगर स्टोरेज होती, ये जो बात अभी हमने शुरू में की कि वेयर हाउसेज प्रॉपर डेवलप हों और फिर उसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर रहे हो, तो टमाटर को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सकता है. अगर वैसी इन्वायरमेंट की हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन ना हो. तो हमें उस डायरेक्शन में काम करना है ना. मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप बड़ा अच्छा हो गया. SEC ने रूल्स बना दिए कोलेटरल मैनेजमेंट कंपनी के, एक कोलेटरल मैनेजमेंट कंपनी बनना शुरू की, और भी कंपनीज आएंगी इसी तरीके से. बिजनेस थ्राइव करेगा, डिमांड है, बिजनेस थ्राइव करेगा. इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से काम, जिस तरह से मेहनत हो रही है, अगर इसी तरीके से करेंगे तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे में ये टमाटर वगैरह के मसले रहेंगे नहीं इस तरीके से. अगर ये भी किसी तरह मैनेज किया जा सकता. देखिए बड़ा आसानी. कैन वी ब्रिंग टोमेटोज ऑन ए transparent platform like the commodity exchange so that price variations of the farm to market, जो प्राइस वेरिएशन वो खत्म हो जाए काफ़ी. देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि अगर एक वेयर हाउसिंग हो रही है, टोमेटो की भी, किसी भी कमोडिटी की हो सकती है. तो अगर टमाटर को रखा हुआ है वहाँ पे, उसकी वेयर हाउस रिसीट इशू हुई है, एक सर्टेन उसका शेल्फ टाइम है, वो मेंटेन किया जा रहा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि भाई प्राइस क्यों बढ़ेगी. आपके पास अवेलेबल होगा, कोई ना कोई तो सेलर अवेलेबल होगा. अगर कमोडिटी अवेलेबल होगी तो उसका बड़ी खिदमत होगी पाकिस्तान की. अगर आप इस दफ़ा भी ज़रा इस पर भी थोड़ा सा आपको देखिए, मैं आपसे गुजारिश है, आप ऐसे समझें कि मीडिया के अंदर भी जो कि आवाम की फीडबैक आती है, तो आप हमारी तरफ से ये गुजारिश सुन लें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आइडियाज़ आपके जहन में हैं. एक आइडिया इस पर भी अगर एग्जीक्यूट हो, अगर आई एम श्योर यू विल गो एंड थिंक अबाउट इट. ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है. जिस डायरेक्शन में हम चलना शुरू कर दिया है, मैं तो उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि हमने एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है. इस डायरेक्शन में अगर हम चलते रहेंगे तो ये इवेंचुअल एवोल्यूशन है कि पहले हार्डी कमोडिटीज़ आएंगी, फिर थोड़ी सी इस तरह की आएंगी सीजनल, एंड देन वी विल गेट इनटू द पेरिशेबल कमोडिटीज़ आल्सो. थोड़ा सा अगर हम इस वक्त तवज्जो इस चीज़ के ऊपर कर लें, लेट्स होप वेस्टेज ना वी डू दिस सून. आई हैव जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये रही कि बहुत सारे मौज़ूआत कवर हो जाएँ. इजाज़ साहब को दोबारा से बुलाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो कि इंडिविजुअल तौर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, लेकिन जो भी चीज़ें रिसर्च के साथ आप करें, हो सकता है आपको इसमें फ़ायदा हो. इस सिलसिले में दोबारा से इनको मदऊ करेंगे और मज़ीद तफसीलात लेंगे कि इंडिविजुअल्स कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक. अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.